हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, पूर्वावलोकन की सीरीज, उसमें जो है हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे वो था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21 पढ़े थे। रियो सम्मेलन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, विभिन्न संगठन एवं संस्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। तो चलिए, और भी 2-3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो एक्ट आए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से एक्ट है। कुछ कुछ होता क्या है कि एग्जाम में यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी जो आरओ एग्जाम होने वाला है हम लोगों का फरवरी में, उसमें आता क्या है, एक्ट दे देता है और ईयर दे देता है और मैच करने के लिए आता है। तो ये ईयर बहुत याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस एक्ट के बारे में थोड़ा सा हमको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये किस सन में आया? ये आया 1986 में, 1986 में। भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था ये, और ये संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्या कहते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस सन में आया, तो 1986 में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, भारत में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, उसको छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए था। ये भी पढ़ा था कि सन में आया था, तो 1972 में आया था। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1986 में, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। पर्यावरण गैस त्रासदी हुई थी तो उसके बाद क्या लाया गया, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि किस घटना के बाद लाया गया, तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत संविधान ने आर्टिकल 253 के तहत क्या लाया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। तो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किस समिति का गठन किया गया है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति, पर्यावरण देखो यहाँ पे ये दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या आएगा, पर्यावरण संरक्षण से क्या मतलब है, मतलब किसको वो सुरक्षित करेंगे, किसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो इससे क्या संबंध है, संबंध वन नीति और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण क्या है, हरित अधिनियम, यहाँ पे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, 2010 में आया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 कब आया है, किस सन में, तो 2010 में आया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये पर्सनल लिबर्टी है, यानी कि हमारे जो पर्सनल अधिकार है उसके बारे में बात करता है। पॉलिटी में अंतर्निहित है, यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है। ग्रीन यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया, और ये इसके तहत क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, जो कि उनका क्या है, उनके जीवन का अधिकार है, उनके पर्सनल लिबर्टी में आएगा वो। तो 21 आर्टिकल उसमें आएगा, के तहत ये आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। ठीक है, पर्यावरण परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत द्वारा कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, तो 1986 में पारित किया गया। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है।
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये किस वर्ष में? 1986 में पारित हुआ। तो देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये जो ईयर है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो कब? 1986 में पारित हुआ। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ है, 2021 में रिपीट हुआ, फिर 2022 में भी आया हुआ है। तो ये ईयर आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे भी है, ये क्या है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किस नाम से? तो छाता विधान नाम से जाना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो कौन सा गठित किया गया है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के और राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा सही है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से कौन सा संबंधित है? तो वन नीति ये है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये भी है, औद्योगिक नीति ये भी है, और शिक्षा नीति यानी कि एजुकेशन पॉलिसी तो ये भी है। यानी कि चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो किस सन में स्थापित किया गया था? 2010 में स्थापित किया गया था। एनजीटी का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका ऑप्शन ए सही हो जाए। क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसमें ये हमको ये भी देखना है कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा था। यहाँ पे असत्य पूछा है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम की स्थापना करना, ये है। नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश करना, तो ये भी है। हाल ही में दक्षिण, ये देखिए बेसिकली ये जो है ये करेंट अफेयर्स है। तो करेंट अफेयर्स हम अभी छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि जब इन्वायरमेंट का हम लोग एक बार ये पूरा हम लोग स्टैटिक पार्ट कवर कर लेंगे, फिर हम लोग एक सीरीज लाएंगे, उसमें हम पूरा मैं करंट कवर करा दूंगी। जो एक साल में इन्वायरमेंट पे जो भी करंट हुआ है वो कवर करा दूंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा करना हम लोग को जरूरी रहेगा, तो वो मैं करा दूंगी। दिसंबर जनवरी में वो करा दूंगी, जनवरी में करा दूंगी, तो फरवरी में हमारा आरओ है वो भी हो जाएगा, और आने वाले एग्जाम जितने भी यूपीपीसीएस का भी एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, तो उसमें भी उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के मतलब कौन सा प्रावधान फॉलो करता है? तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। तो यहाँ पे स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, जीवन के अधिकार का एक अंग माना जाता है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये सही है हमारा। अनुच्छेद 275 वन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए, तो ये कोई बात नहीं कहा गया है इसमें। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का अनुरूप्य, तो ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बस सही है, यानी कि 1 सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये किस प्रकार से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है, ये हमें बताना है। तो एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि जो सीपीसीबी है इसका गठन कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो ये गलत है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, तो ये सही है। और उच्चतम न्यायालयों में क्या करता है? मुकदमों के भार को कम करने की में सहायता भी करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है इसका।
इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा हम इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी तथा तीव्र निपटान के लिए किया गया था। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संवैधानिक मतलब ये क्या है, सांविधिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण यानी कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो इसीलिए एक यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। कैसे, यहाँ पे बोल दिया कि ये अधिनियम द्वारा है और सीपी गठन कार्यपालक आदेश नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है सीपीसीबी। तो यहाँ पे इस वजह से ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कब प्रभावी हुआ? तो अक्टूबर 2010 में ये प्रभावित हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण। अब यहाँ पे कुछ तथ्य हैं यानी कि कुछ हमें फैक्ट याद करने पड़ेंगे, वो दिया गया है। तो क्या क्या फैक्ट है हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं इको मार्क किसको कहते हैं। तो इको मार्क एक प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, यानी कि जो भी उन भारतीय उत्पाद यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन हमारा क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। ये तो अगर हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो वो क्या, उसको इको मार्क दिया जाएगा मैत्रीपूर्ण। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है जो कि क्या कागज के थैले बनाती है, तो कागज के थैले बना रही है, प्लास्टिक के थैले तो नहीं बना रही है। तो कागज के थैले इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी बढ़ावा दे रहा है। तो इसको इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और कुछ कुछ बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 1991 से दिया जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इको मार्क प्रमाण पत्र है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है और 1991 से ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है WM एडम्स के द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट। तो एग्जाम में पूछ लेता है ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है ग्रीन डेवलपमेंट बुक? ये WM एडम्स ने लिखा है। इसमें क्या, इसका पूरा नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो यानी कि पूरा बुक का नाम है, ये भी पूछ सकता है पूरा बुक का नाम, ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ। तो ये ईयर अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नाम, बुक का नाम और राइटर का नाम याद करना पड़ेगा। तो ये है WM एडम्स ने लिखी है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, पूरा नाम इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक। नेक्स्ट बुक है हमारा एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा लिखी गई थी। हंटिंगटन भी बोलते हैं इनको। तो एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट स्प्रिंग, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक बुक है। तो साइलेंट स्प्रिंग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण विज्ञान से यानी कि इन्वायरमेंट साइंस से ये संबंधित बुक है, जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। तो ये हमें याद रखना है कि साइलेंट स्प्रिंग बुक किससे संबंधित है? ये बुक जो है तो ये इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित है। किसने लिखा है इस बुक को? तो रेचल कार्सन ने लिखा है। तो मतलब किसने लिखा है? रेचल कार्सन। ये क्या थी? लेखिका, अमेरिकी लेखिका थी। इन्होंने लिखा है प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका, ये कौन थे? ये जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया। तो ग्रीन आर्मी को कौन से देश ने लॉन्च किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया। अब यहाँ पे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करेंट है।
नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत के को शीर्ष स्थान दिया था। तो ये करेंट था उस टाइम का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण दिवस यानी कि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये कब किस देश ने रिकमेंड किया था कि इन्वायरमेंट डे मनाया जाना चाहिए, किस सन में, किस सम्मेलन में किया गया था, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण का यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। पर्यावरण पे हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था इसके बारे में। इस सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किया गया। 5 जून को मनाया जाता है। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय यानी कि थीम जो था वो क्या था, एयर पॉल्यूशन। ये 2019, अभी हमें 2023 का याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो ये सब करेंट है उस टाइम का। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। और सेकंड क्या कह रहा है, कारण जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये दोनों सही है और उसका व्याख्या भी कर रहा है। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं या मैत्रीपूर्ण होते हैं, उनको दिया जाता है। ये हमारा 2012 में पूछा गया था। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया, तो इको मार्क सरकार ने आरंभ किया। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेचल कार्सन, ये अमेरिका की लेखिका हैं, इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, तो ये जो बुक है ये किससे संबंधित है, ये इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक हैं, किसके लिए हानिकारक हैं, तो ये सब के लिए, यानी संतुलित विकास के लिए भी नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स हैं। ठीक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, ये हैं मासानोबु फुकुओका, जो कि जापान के हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया, यह हम लोगों ने पढ़ा था। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं है, तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा वो सही होगा, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं होगा वो गलत होगा। तो पहला हमारा है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ये भी सही है, ये मतलब सही है। यहाँ पे पूछा है महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन जो महत्वपूर्ण नहीं है वो देना है। जो सही है पहले हम वो देख लेते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण, ये भी सही है। राजनीति एवं विकास, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ठीक है। जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, तो ये भी उससे है रिलेटेड, यानी कि कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें नहीं है। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो किस राज्य में है, तो वो कहाँ पे अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो ग्रीन वॉश का मतलब क्या है, ये चीज यहाँ पे बता रहा है, पूछ रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये ग्रीन वॉश है। ग्रीन वॉश वो कंपनियां ज्यादातर करती हैं जो कि ये बताती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट पे उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा,
उससे इन्वायरमेंट को बहुत फायदा होगा, ये सब बता करके वो ग्रीन वॉश कर देती हैं, यानी कि माइंड को एकदम मतलब पर्यावरण के अनुरूप बना देती हैं, जबकि उनके प्रोडक्ट से क्या है, इन्वायरमेंट को हमारे बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। तो ये चीज है ग्रीन वॉश। तो ग्रीन वॉश का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, कि मतलब हमारे प्रोडक्ट से पर्यावरण संरक्षित है, बर्बाद नहीं हो रहा है, लेकिन वो झूठा वादा है। ठीक है, तो ये एक याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो यहाँ पे ये भी दिया, ये हमारे यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद जो है पारिस्थितिकी अनुकूल यानी इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरण रूप से उपयुक्त है। तो ये क्या मिथ्या रूप से, यानी कि झूठ बोलना, झूठ बोल करके बताना कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, बट वो ऐसा है नहीं, वो आप झूठा झांसा दे रहे हो, तो ये गलत है। यानी कि तो इसको क्या बोलेंगे, ये डिफिनीशन क्या है हमारा, ग्रीन वॉशिंग का डिफिनीशन है। तो ये सही है और आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में किसने हाल में मतलब हरित ग्रीन हाउस फार्मिंग का प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया, ये करेंट का है क्वेश्चन उस टाइम का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्लब ऑफ रोम में किया गया था। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत? एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार करना और न्यूनतम जोत को अपनाना, ये सही है हमारा। बागानी फसलों की खेती पर का परिहार करना, तो ये सही है, नहीं, परिहार नहीं करना। और मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना, तो ये सही है। और स्थानिक एवं कालिक फसल आवर्तनों को अपनाना, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। कथन और कारण के ये क्वेश्चन है। भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है, तो ये गलत इसलिए हो जाता है कि जनाधिक्य तो है लेकिन ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, ना कि शहरों में रहते हैं। तो यहाँ पे ये नगरी जो है ये गलत है और जनाधिक्य ये सही है, यानी कि ये कथन हमारा गलत हो जाता है। कारण क्या है? भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, तो ये सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ये गलत और किंतु आर सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित हैं? तो कौन नेचुरल कैपिटल में सम्मिलित हैं किसी एक को छोड़ के? तो वन प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित है, जल भी है और खनिज भी है। हमारा सड़क जो है वो मैन मेड है, यानी कि ये प्राकृतिक में नहीं है, नेचुरल में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अच्छा शासन ये है, स्वच्छ हरित नगर ये भी है, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण तो ये नहीं है, स्थिरीकरण ये नहीं है, और यहाँ पे स्मार्ट गतिशीलता ये है। तो यानी कि ऑप्शन ये जो है हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूरा के अपने जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को भी। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सीधी उसमें सिंपल भाषा में समझिए कि पारिस्थितिकी है क्या यहाँ हमारा, तो पारिस्थितिकी एक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जीव समुदाय तथा वातावरण के मध्य, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के मध्य और जो जीव जंतु हैं जो हम लोग हैं इनके मध्य जो हमारा पारस्परिक संबंध है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन किया करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है, ये भी पता है। जैसे हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारा और हमारे इन्वायरमेंट के बीच जो है वो घनिष्ठ संबंध है। कुछ स्रोतों के अनुसार क्या है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में
किसने किया था? रेटर ने किया था। तो 1865 में पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मतलब है ओइकोलॉजी के नाम से किया था। इसकी व्याख्या अगर हम करें तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकस, और ओइकस का मतलब होता है घर या आवाज़, और लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो यानी कि घर या आवाज़ जहाँ हम रहते हैं उसकी स्टडी। तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था, इन्होंने डिफिनीशन दिया था किसका? इकोलॉजी का डिफिनीशन दिया था। तो क्या दिया था डिफिनीशन इकोलॉजी का? जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? हैकल ने। कब दिया था? 1869 में दिया था कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और पारिस्थितिकी के संबंध को, वातावरण यानी कि जैसे वातावरण में जैसे कार्बनिक भी हैं, हम लोग हैं, अकार्बनिक भी हैं, उन्हीं के रिलेशन को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। और यूजीन ओडम, उन्होंने 1963 में दिया था डेफिनेशन पारिस्थितिकी का। तो उन्होंने बोला पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। तो उनके अनुसार क्या है पारिस्थितिकी? प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। यहाँ पे वनस्पति, जंतु एवं जलवायु में पारस्परिक संबंधों की रूपरेखा दिखाई गई है। तो जैसे क्या है, यहाँ पे शुरू है मिट्टी है, ठीक, मिट्टी में क्या उगे? वनस्पति उगे। अब वनस्पति से जलवायु पे प्रभाव पड़ेगा, फिर जलवायु से जीव जंतु पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जीव जंतु से प्रभाव पड़ेगा, और जीव जंतु फिर उसके बाद जीव जंतु फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। अब एक उल्टा साइकिल, रिवर्स साइकिल भी चल रहा है। रिवर्स साइकिल कैसे चल रहा है? हमारा मिट्टी है, मिट्टी में क्या है? जीव जंतु हुए, जीव जंतु से जलवायु पे प्रभाव पड़ेगा, और जलवायु से वनस्पति पे प्रभाव पड़ेगा, और फिर वनस्पति से मिट्टी पे। तो ये रिवर्स साइकिल भी चलता है, और ये पूरा सीधा साइकिल भी चल रहा है, और उल्टा साइकिल भी चल रहा है। यानी कि दोनों से हमारे पर्यावरण, हमारे पारिस्थितिकी पे प्रभाव पड़ रहा है। निगेटिव पड़ेगा या तो पॉजिटिव पड़ेगा। यहाँ पे वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान किया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी में, एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, और उसको माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर जितना बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको, हमारी पृथ्वी पर विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल क्या होता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है, इसको हम बायोस्फीयर या जैवमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के, मतलब चारों तरफ, जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है? सबसे बड़ा, मतलब चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ वो घेरा होता है, या पृथ्वी को वो घेरे रहता है, तो उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। ये क्या है? ये अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? जीवमंडल में सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। और क्या करता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई भी है, और इसके मूल संगठक क्या है? ऊर्जा संगठक है, जैविक यानी बायोम संगठक, अजैविक यानी कि भौतिक संगठक है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये चीज़ दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये किसके बीच है? जीव एवं वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का जो है अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था, तो किसने किया था या कहाँ किया गया था? तो ये टॉन्सले ने किया था। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? यह एक अजैविक जैविक दोनों संगठनों से युक्त है, तो ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र नहीं है, यह एक क्या है? यह एक खुला तंत्र है, ठीक है। और ये एक प्राकृतिक संसाधन का तंत्र होता है, तो ये सही है।
किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो किन चार घटकों द्वारा? अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट, उत्पादक प्रोड्यूसर होते हैं, उपभोक्ता जो कंज्यूमर होते हैं, और जो वियोजक हैं। तो इनके द्वारा किसका वो होता है? चार घटक हैं किसके? पारिस्थितिकी तंत्र के, इकोसिस्टम के चार घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे देखते हैं, यह बंद तंत्र है, ये सही नहीं है। ये क्या है? खुला तंत्र है। ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया और सब सही है। अब निम्नलिखित में से कथन और कारण दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जीवमंडल खुला यानी तंत्र का उदाहरण है। ये जीवमंडल के बारे में पूछ रहा है कि ये खुला तंत्र का उदाहरण है, तो ये सही है। जीवमंडल में पदार्थों की प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये गलत है हमारा, यानी ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? जैवमंडल है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारितंत्र के घटक यानी कि इकोसिस्टम पढ़ना है हमें। तो इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है? तो इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बनता है, अजैविक घटक और जैविक घटक से मिलकर के बनता है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी एवं जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई भी है और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि ऑप्शन में दे देते हैं चार और बोलते हैं कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल नहीं है या पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करने में मदद करेगा। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र जो है या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जो उनके कंपोनेंट जो हैं उसको पूरा बांट दिया है कि कैसे कैसे ये हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है? अजैविक घटक है। अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट को कितने भाग में बांटा है? तीन भाग में बांट दिया है। क्या है? भौतिक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट है, अकार्बनिक कंपोनेंट है और कार्बनिक कंपोनेंट है। तो अकार्बनिक, अब यहाँ भी ये अजैविक है, इधर में क्या है? जैविक कंपोनेंट है। जैविक को कितने में बांटा है? तो जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आएंगे। और फिर इस उपभोक्ता में जो है इसको हम पहले हम अजैविक देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद पहले हम लोग अजैविक देख लेते हैं यानी कि बायोटिक देख लेते हैं। पहले हम लोग बायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं। बायोटिक में क्या? ये क्या है हमारा? प्रोड्यूसर। क्या है ये? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, यानी कि जो अपना खाना या जो खाना अपना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट हुए, फोटोसिंथेसिस से क्रिया करके अपना खाना खुद बनाते हैं तो उत्पादक हुए। उपभोक्ता जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं उनको कंज्यूमर बोलेंगे। उसमें भी कंज्यूमर में भी तीन टाइप आएंगे। पहला टाइप क्या है हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर, और दूसरा क्या है हमारा? द्वितीयक कंज्यूमर यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा क्या है हमारा? टर्सरी कंज्यूमर। तो पहले जो कंज्यूमर में जैसे कि उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ग्रास हैं, ये लोग हमारे प्रोड्यूसर में आएंगे। कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर से अपना खाना खाते हैं या बनाते हैं, या बनाते नहीं है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए या जिंदा रहने के लिए, तो वो क्या कहे जाएंगे? वो कंज्यूमर कहे जाएंगे। कंज्यूमर में भी जो तीन टाइप है उसमें जो प्राथमिक कंज्यूमर है वो क्या होते हैं? वो हर्बीवोर होते हैं, यानी कि वो घास फूस खाते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या खाते हैं? वो मांसाहारी यानी कि वो कार्निवोर होते हैं। उनको इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोर, जो कि मांसाहारी, जो मांस वास ही बस खाते हैं। जो तृतीय कंज्यूमर हैं वो हर्बीवोर, वो कार्निवोर दोनों होते हैं, यानी कि उनको इंग्लिश में एक शब्द बोला जाता है ओमनीवोर, तो उनको वो क्या होते हैं? ओमनीवोर होते हैं। यानी कि प्राथमिक जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको हर्बीवोर बोलेंगे, और जो कि घास फूस खाते हैं जो द्वितीय कंज्यूमर हैं यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, उनको हम कार्निवोर बोलेंगे, और जो तृतीय कंज्यूमर है यानी कि टर्सरी कंज्यूमर, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम ओमनीवोर बोलेंगे, जो कि मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। ठीक है। अब प्राथमिक कंज्यूमर में जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैबिट हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा, हमारा माउस हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे प्राथमिक हैं। अब द्वितीयक में अब यहाँ पे काऊ भी आ जाएंगी, काऊ, बुफैलो, ये सब जो घास फूस खाते हैं। द्वितीयक में कौन आ जाएगा, फॉक्स आ जाएगी, ठीक है, और ये सब। और यहाँ पे तृतीयक में कौन आएगा, डॉग आएगा। डॉग क्या होता है, कार्निवोर और कार्निवोर और हर्बीवोर दोनों होता है। घर का भी खाना खा लेता है और जो उसको मांस वंस मिलता है वो भी खा लेता है, तो ये ओमनिवोर में आएगा। तो ये चीज़ है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोग को बायोटिक। अब हम लोग मूव करते हैं अबायोटिक पे। अबायोटिक कंपोनेंट ये 3 टाइप है, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में क्या है, प्रकाश है, टेम्परेचर है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी है, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और स्थलाकृति एक ऊंचाई के आधार पे होता है, एक ढलान के आधार पे होता है, और क्या है हमारा, एयर है यानी कि वायु है। अकार्बनिक घटक में क्या है, जल है हमारा, मृदा है, वायुमंडलीय गैसेस, नाइट्रोजन इत्यादि, और खनिज है, चट्टान है, और तत्व में क्या आ जाएंगे यहाँ पे, Kmg और Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब कैल्शियम, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चार्ट पूरा समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिटेल में ले आऊँगी, एक सेपरेट लेक्चर ले आऊँगी जिसमें आपको पारितंत्र के घटक के लिए मतलब डायग्राम की सहायता से मैं समझा दूंगी। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है, तो जीव से जैव मंडल तक क्या सही क्रम है, तो सबसे पहले जनसंख्या बनता है। जनसंख्या कम्युनिटी बनाता है यानी कि समुदाय बनाता है। समुदाय क्या बनता है, समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम के बाद निश्चित क्षेत्र या दृश्य बनता है। ये तो ये पूरा इसका क्या है, सीक्वेंस वाइज है, पूछ लेता है कभी अरेंज करने को। तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, निश्चित क्षेत्र या दृश्य, ये है इसका। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक व श्रेणियाँ जो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा चार्ट में पढ़ा है, ये यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटक को, जैविक जो संगठक हैं उनको 2 उपभागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषी यानी कि प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उनको ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कंपोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। और देखो वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार या अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं यानी कि स्वयं बनाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। ये मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो कि स्वपोषित पौधों पर यानी कि प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक द्वारा, यानी कि सिंपल भाषा में समझें कि कंज्यूमर क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने समझा था जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहेंगे उनको कंज्यूमर कहेंगे, सिंपल सी भाषा है ये। और इसी कंज्यूमर में हम लोगों ने 3 सब पार्ट कर दिए थे। पहला सब पार्ट हमारा प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक था। अब ये क्या है, प्राथमिक हमारे हर्बीवोर, द्वितीयक हमारे क्या थे, द्वितीयक हमारे क्या थे बताइए, कार्निवोर थे, और तृतीयक हमारे क्या थे, तृतीयक हमारे ओमनिवोर थे। बस यही याद रखना है, जो घास फूस खाते हैं, जो बस सिर्फ मांसाहारी होते हैं, और जो दोनों होते हैं मांसाहारी और शाकाहारी, तो ये क्या है, तृतीयक में आएंगे। तो यही हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स या अपघटक मतलब वियोजक इन्हें कहा जाता है। तो या अपघटक के सूक्ष्म जीव होते हैं, ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि डीकम्पोजर्स यानी कि जो मृत पौधों और जीव जंतुओं को खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, सड़ा गला जो रहता है उसको वियोजित यानी उसको खाते हैं, तो इनको डीकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है। और क्या है, एक है हमारा स्थलीय व जलीय तंत्र। स्थलीय तंत्र और जलीय तंत्र भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने भौतिक घटक में पढ़ा था। स्थलाकृति ऊंचाई और ढलान पे निर्भर करती है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम अगर समझ लेंगे तो हमारा आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। आइए, कभी कभी याद आता है कि कार्बनिक घटक में कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पूरा एग्जाम्पल दे देता है, और ये टॉपिक में से यहाँ पे एक जल दे देगा, तो अब जल नहीं है और ये तीनों हैं, तो ऐसे अवसर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अतः अब यहाँ पे वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र और मैन मेड भी यहाँ पे ही हम लोगों ने पढ़ा था। अकार्बनिक में यहाँ पे तो क्या है, जल है, मृदा है, खनिज है, चट्टान है, तत्व है, ये सब प्राकृतिक हैं। पारितंत्र है मतलब इकोसिस्टम प्राकृतिक है। जबकि जो धान का खेत है ये मानव निर्मित है, तो ये क्या है, ये मैन मेड इकोसिस्टम है, यानी कि ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न श्रेणियां दी गई हैं। तो कितनी श्रेणियां हैं, एक है हमारा स्थलीय
दूसरा हमारा है जलीय श्रेणी और तीसरा क्या है हमारा मानवीकृत यानी कि मैन मेड मतलब इंसान द्वारा बनाया गया ये है तो श्रेणी है। पहला श्रेणी स्थल में हमारे टेरेस्ट्रियल लैंड पे कौन आएगा, कौन कौन क्या क्या आएगा, तो वन आएगा, घास स्थल आएंगे और हमारे डेजर्ट यानी कि मरुस्थल आएंगे। जलीय एक्वाकल्चर, एक्वा में क्या क्या आएंगे हमारे, तो अलवणीय जल आएंगे, तालाब आएंगे और झील और झरना ये सब आएंगे। और यहाँ पे ये अलवणीय जल में तालाब, झील, झरना आएंगे। लवणीय में क्या होगा, जो सलाइन वाटर है उसमें लवण झील आएंगे और ज्वार नदमुख आएंगे और समुद्र आएंगे जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। मानवकृत में खेत, खलिहान ये सब आएंगे, जल, जीवशाला और अंतरिक्ष यान ये सब आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, यानी कि हमारे जो जलीय एक्वा इकोसिस्टम का कितना प्रतिशत पृथ्वी पे है, तो लगभग 71% है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, तो पूछ सकता है एग्जाम में कि इकोसिस्टम का सबसे बड़ा कौन सा वो है पार्ट है, तो क्या है विश्व का, समुद्र विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग जो है वो किसका है, समुद्री जल का होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है, तो यानी क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुद्र में विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण किया गया है। इसमें क्या है, ओशनिक जोन है और हमारा नाइट्रिक जोन है, तो सी लेवल बता रहा है और कितने पे गहरा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इकोसिस्टम से। तो पहला क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम क्या कहते हैं, तो जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, यानी कि सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है, तो यहाँ पे है एक दूसरे से अंतक्रिया करने वाले जीव जंतु, मतलब जीवों का, ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है, तो नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो लिविंग नॉन लिविंग इसमें दोनों आते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे जीवो यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय जो साथ ही वह पर्यावरण, मतलब समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, यानी कि इसमें देखिए जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो जीव हैं और प्लस वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या है, जीव में जैव मंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। जनसंख्या से समुदाय बना, कम्युनिटी बना, उससे हमारा इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से हमारा भूदृश्य बना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे ये इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, कृत्रिम यानी कि जो नेचुरल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तालाब, वन, खेत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है, खेत नहीं है, खेत मैनमेड है, तालाब और वन जो है वो क्या है, वो प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, तो ये सही है हमारा। दूसरा बोल रहा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, तो ये भी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का क्या करता है, उपभोग करता है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग नहीं करता है, उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता के जो भोजन जो बनाता है वो भोजन वो कौन करता है, वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये गलत है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। वियोजक का मतलब होता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स हम लोगों ने पढ़ा था, जो मृत चीज़ों को खाते हैं, मतलब कि जैसे डीकम्पोज, जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, उसको डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ को, अब यहाँ बोल रहा कार्बनिक को कार्बनिक में परिवर्तित करता है, तो ये कोई तुक नहीं बैठ रहा है, यानी कि ये भी गलत है। ऑप्शन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई में से क्या सत्य है,
तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पिरामिड बनाते हैं, यानी कि त्रिभुज बनाते हैं, उसकी सहायता से हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला हमारा है ये हमारा आएगा प्रोड्यूसर, और यहाँ पे दूसरा जो बनेगा ये हमारा आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और जो हमारा तीसरा बनेगा ये बनेगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये जो तीसरा बनेगा ये हमारा बनेगा टर्सरी कंज्यूमर, और हमारा लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक ही पहले हम समझते हैं टर्सरी कंज्यूमर तक। तो यहाँ पे क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर की बात कही जा रही है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, नहीं ये पूरी तरीके से उत्पादक पर आश्रित होते हैं। प्राइमरी यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है इसमें क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे ट्री आ जाएंगे और हमारे सब सारे प्लांट वांट आ जाएंगे, तो ढेर सारे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में बोल रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो उत्पादकों की से संख्या में अधिक होते हैं, तो नहीं अधिक होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे घास फूस हैं, पेड़ पौधे हैं, और जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे काऊ होगी, और क्या होगा, खरगोश होगा, और क्या होगा, रैबिट होगा। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं ये हमारे प्रोड्यूसर से तो संख्या में कम ही होंगे, तो यहाँ पे तो उल्टा बोल दिया है कि जो उत्पादक से अधिक होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक। सी बोल रहा है ऑप्शन, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तो ये सही है हमारा, बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो घास फूस हैं ये हमारे काऊ, खरगोश, रैबिट ये लोग जो हैं इनसे अधिक होते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं अधिकतम होते हैं, अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, तो नहीं, इनसे भी शक्तिशाली जो होते हैं वो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। और ये क्या, ये अधिकतम किससे होते हैं, किसी से तुलना तो की नहीं गई है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इतना तुक नहीं बैठ रहा है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक अधिकथन और कारण दिया गया, तो इसको हम देखते हैं। पहला बोल रहा है ए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये करते हैं, निर्भर नहीं करते, नहीं निर्भर करते हैं, यानी कि ये इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड बोल रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो हमारा आर जो है वो सही है और एक क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा ए गलत है और आर सही है, यानी कि डी करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो मैन मेड है, तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, धान का खेत मैन मेड है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। घास का मैदान, वन, झील ये नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र हैं, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा सामुद्रिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो फैला हुआ है हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा, लगभग 71% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो विशालतम कौन सा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा समुद्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, वो है हमारा महासागर, सागरीय ये है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, दो थे, उसमें से कौन सा नहीं, तो स्थल में समुद्र तो आएगा ही नहीं, ये तो कोई तुक नहीं बैठ रहा, ये जलीय में आएगा, तो यहाँ पे यही गलत हो जाता है। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र आएंगे और स्थलीय पारिस्थितिकी और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र भी आएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक का पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे इसी कमेंट बॉक्स में आप क्या डाउट पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आगे हम लोग आएंगे फिर से, ये सीरीज स्टार्ट ही रहेगा, अभी चलता रहेगा। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।